हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल निजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन आरबीएससी क्लास 10th की जो बुक अपन कर रहे थे उसके मैंने केवल आपको 2 ही वीडियो अभी तक दिए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर राजस्थान का इतिहास एक परिचय, वो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ रहे थे अपन, और उसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी पढ़ाई थी। इस चैप्टर की जो पहले बेसिक जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद में मैंने आपको गोहिल वंश पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज हम मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ेंगे, ठीक है ना। मारवाड़ के अंदर बेसिकली राठौड़ों का शासन रहा था, तो उन राठौड़ वंश के बारे में अपन इस किताब के अंदर जो भी चीज़ें दी हुई है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। अगर आपके पास ये बुक ऑफलाइन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना मेरे वीडियो से भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी 9th और 10th की दोनों बुक मैं आपको इस चैनल पे करवाऊँगा, और ये हमारी चल रही है, ठीक है। तो अपन आज पढ़ेंगे राव चुंडा से स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ के अंदर सबसे पहले जो राजा पढ़ेंगे अपन, राठौड़ शासक, वो पढ़ेंगे राव चुंडा। राव चुंडा का कार्यकाल आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो राव चुंडा का जो कार्यकाल रहा है वो 1394 से लेके 1423 तक रहा था। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। तो आपको ध्यान रखना है भाई, मंडोर को सबसे पहले राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था, राव चुंडा ने। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों जैसे कि खाटू हो गया, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। पूंगल के बाठियों द्वारा, पूंगल आपका बीकानेर में पड़ता है, वहाँ पर भी बाठियों का शासक था। पूंगल के बाठियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारा गया, और उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण भी करवाया था जोधपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। चांद बावड़ी कहाँ है भाई, जोधपुर में, और किसने बनाया था, तो चांद कंवर ने बनाया था। चांद कंवर राव चुंडा की क्या थी, रानी थी। नेक्स्ट यहाँ पर राजा पढ़ते हैं राव रणमल। राव रणमल ये हंसाबाई का भाई था, आपको पता है। हंसाबाई का विवाह आपके महाराणा सांगा से हुआ था, वही राव रणमल है ये। 1427 से लेकर 1438 के बीच में इनका शासन रहा है। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया, सॉरी महाराणा सांगा से नहीं, महाराणा लाखा से इनका विवाह हुआ था। ये विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। अपने बांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था, क्योंकि महाराणा जो मोकल था, लाखा का जो पुत्र महाराणा मोकल था ना फ्रेंड्स, ये एक इतना काबिल शासक नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर राव रणमल की चलती थी मेवाड़ के अंदर उस टाइम में। तो रणमल की 1438 में उसकी प्रेमिका बारमली के द्वारा क्या हो गई थी, मृत्यु करा दी गई थी, ठीक है। रणमल की एक प्रेमिका थी बारमली, और बारमली के द्वारा ही, बारमली की सहायता लेकर, है ना, बारमली ने नहीं की थी इनकी हत्या, की तो थी मेवाड़ के शासकों ने, सामंतों ने, लेकिन उनकी सहायता से करवा दिया था, ठीक है ना। 1438 के अंदर ये इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स राव जोधा। राव जोधा 1438 से 1489 के बीच में रहे। तो राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र ही था। 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद में उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार था रायमल, उनसे कर दिया था, ठीक है। 1459 में जोधपुर नगर उन्होंने बसाया, ठीक है। 1459 में क्या बसाया भाई उन्होंने, जोधपुर नगर बसाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको फ्रेंड्स पिछले वीडियो में 1559 बता दिया था, इसकी तिथि, वो आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसके लिए सॉरी। 1459 में जब इन्होंने जोधपुर बसाया, उसी टाइम में ये दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, करनी माता के हाथों से नींव लगवाई थी, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान उस टाइम में बहलोद लोदी की एक सेना को भी परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राव मालदेव। राव मालदेव 1531 से लेकर 1562 तक इन्होंने शासन किया। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, आपको ये भी ध्यान रखना है भाई। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता गांगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की क्या की थी, सहायता की थी। मेवाड़ के अंदर जब राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी, ठीक है ना, बहादुर शाह ने विक्रमादित्य पर आक्रमण किया था। उस टाइम में इन्होंने मेवाड़ में भी सहायता की थी, इसकी विक्रमादित्य की सहायता की थी। और विक्रमादित्य के बाद में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के टाइम में भी इन्होंने सहायता की थी, ठीक है ना। महाराणा सांगा पहले थे, विक्रमादित्य बाद में। विक्रमादित्य तो अपने आपके उदय सिंह के बेटे थे, तो दोनों बार इन्होंने मेवाड़ की सहायता की थी। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से क्या किया था भाई, विवाह किया था। और इसी उमादेव को इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर, जो मालदेव का ससुर था, वह उमादेव का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी थी। और इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ किले के अंदर रहने लग गई थी। और इतिहास में इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जैतसिंह पर भी आक्रमण किया था। 1542 में उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। और विरमदेव व राव जैतसिंह शेरशाह की शरण में चले गए थे। 1539 व 1540 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटकता रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा था। क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। क्योंकि मालदेव ये जानता था कि जब शेरशाह को जब ये हरा देगा हुमायूं, तो शेरशाह को हराने के बाद में हमारे ऊपर ही आक्रमण करेगा। इसलिए मालदेव ने किसकी सहायता की थी, शेरशाह की सहायता की थी हुमायूं के विरोध में। 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच में अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिसे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जैता और कूपा ने जनवरी 1544 में गिरिसुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गिरिसुमेल का युद्ध कब होता है भाई, 1544 में होता है, जनवरी 1544 के अंदर। किस किस के बीच होता है, तो शेरशाह सूरी और मालदेव के सेनापति थे जैता और कूपा के बीच में। और उसी युद्ध में ये जैता और कूपा मारे गए थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को ये कहना पड़ा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये स्टेटमेंट कई बार आता है। तो ये कौन से युद्ध से संबंधित है, गिरिसुमेल के युद्ध से संबंधित है, जो कि अपने जनवरी 1544 के अंदर होता है, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी इसमें विजय हो जाते हैं। शेरशाह की मृत्यु 1545 में होती है। उसके बाद में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर अपना पुनःअधिकार कर लिया था। 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई थी, आपको ये ध्यान रखना है। 1562 में मालदेव का बेटा था राव चंद्रसेन, ये अपने यहाँ पर शासक बनते हैं। और राव मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया था। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था, अतः उसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया भाई, राव चंद्रसेन को बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 में राम की सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। राम सहायता लेने के लिए कहाँ चला गया, अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। हुसैन कुली खां, यह आप नाम याद रखना, यह अकबर का सेनापति था, जिसने मारवाड़ पर क्या किया था भाई, जोधपुर पर अधिकार किया था 1564 के अंदर। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर
उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात से हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी थी। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया था भाई, 1570 के अंदर। तो उसमें ये अधीनता स्वीकार करने के लिए किया था उन्होंने, लेकिन राव चंद्रसेन ने अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी अकबर की, इसलिए मारवाड़ का प्रताप कहलाता है राव चंद्रसेन। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो बदराजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वहाँ से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। यानी कि सिवाना के दुर्ग में उन्होंने शरण ली राव चंद्रसेन ने। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सूजा, देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना भाई। रावल सुखराज, सूजा और देवीदास ये चंद्रसेन के क्या थे, सहयोगी थे, साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिसे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ नहीं आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहाँ से देखो, सिवाना से निकलकर कहाँ गया भाई चंद्रसेन, पीपलोद और वहाँ से काणूजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा। 1581 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है और विश्वेश्वर नाथ रेहू ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। किसने महाराणा प्रताप से तुलना किसने की है भाई चंद्रसेन की, तो विश्वेश्वर नाथ रेहू ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर है फ्रेंड्स आपका, जिसे उसी ने के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आता है, ये आपका टॉपिक आता है फ्रेंड्स, राजा जो आते हैं वो आते हैं मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 तक शासक रहे थे ये। तो 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ को खालसा घोषित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि 1581 में राव चंद्रसेन खत्म हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1583 में बने थे मोटा राजा उदय सिंह। तो बीच वाले 2 साल शासन किसने किया, तो किसी ने शासन नहीं किया था 2 साल में मारवाड़ को यहाँ पर खालसा घोषित किया था। खालसा घोषित का मतलब ये होता है कि सीधे केंद्र के अधीन, यानी कि सीधे वहाँ पर नियंत्रण अकबर का हो गया था। ठीक है, 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया और यह चंद्रसेन का भाई था। ठीक है, चंद्रसेन का भाई था उदय सिंह। उदय सिंह ने 1537 में अपनी पुत्री जोधाबाई उदय सिंह ने, मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसको हम जगत गुसाई भी कहते हैं, उनका विवाह जहांगीर के साथ किया गया। ठीक है, खुर्रम को जहांगीर बोल दो या खुर्रम बोल दो, एक ही बात है। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी का, खुर्रम मतलब साझा है ना, खुर्रम को बोलते हैं साझा। तो साझा जहांगीर और जोधाबाई का क्या था, पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 मनसबदार बनाया गया था। यानी कि जहांगीर ने इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बना दिया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। फिर मोटा राजा उदय सिंह के बाद में फ्रेंड्स आपके राजा बनते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा जसवंत सिंह का प्रथम का कार्यकाल 1678 के तक रहता है। लगभग यहाँ पर 40 साल का शासन करते हैं ये। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुहारनपुर में हुआ था।
अपने पिता गज सिंह के सर्वनाश के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने पर निमंत्रण मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलहत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूँकि उसकी आयु उस समय में केवल 11 वर्ष थी जसवंत सिंह की, तो बादशाह के आशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का क्या बनाया था, मंत्री बना दिया था। क्योंकि उस टाइम में जोधपुर पर शासन करने के लिए ये योग्य नहीं थे, क्योंकि इनकी उम्र कम थी, इसलिए वहाँ का मंत्री बना दिया था राज सिंह कुपावत को। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स आपका 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 में कंधार अभियान पर भी भेजा गया जसवंत सिंह को, ठीक है ना। उत्तराधिकारी युद्ध जो हुआ था 1657-58 में, मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था में उसने औरंगजेब के विरुद्ध दरमत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब मुगलों में जब उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ा था ना औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, तब इस जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पर है जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने के लिए तैयार होने लगी। अंत में रानी की मां ने समझाने के एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के दरबार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है कि जसवंत सिंह जब लौट के आए थे जोधपुर में, तब उसकी एक रानी थी, उदयपुरी रानी, मेवाड़ी रानी थी, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। तो ये कहानी एक प्रकार की काल्पनिक कहानी भी हो सकती है, लेकिन इसको मान्यता श्यामल दास ने दी है, ठीक है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गए। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और जमरूद के अंदर ही 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में कौन कौन थे भाई, तो जसवंत सिंह के टाइम में अगर विद्वानों की बात करें तो सूरत मिश्र थे, नरहरिदास थे, नवीन कवि, बनारसी दास आदि विद्वान प्रमुख थे। मोहनोत नैनसी उसका मंत्री हुआ करता था। किसका, जसवंत सिंह का। मोहनोत नैनसी किसका मंत्री था भाई, ये जसवंत सिंह के मंत्री थे मोहनोत नैनसी, ठीक है। नैनसी ख्यात इन्होंने लिखी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नैनसी ने नैनसी ख्यात व मारवाड़ परगनारी विगत, जिसको मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो पुस्तक है ना फ्रेंड्स, मारवाड़ परगनारी विगत, ये मोहनोत नैनसी ने लिखी थी और इसको मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश और उसके प्रतापी शासक। यहाँ पर इस बुक के अंदर फ्रेंड्स आपको उन्हीं शासकों के बारे में डिटेल में दिया गया है जहाँ से प्रश्न बनता है। बाकी बीच में छोटे मोटे राजा बहुत सारे आए हैं, लेकिन उनसे प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए इस बुक में सिर्फ इम्पोर्टेंट जानकारी दी हुई है। बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने खुद ने पढ़ी थी, तब मैंने तैयारी करी थी तब, और यही मैं बात आपको बोल रहा हूँ, आपको भी ये बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। तो हम पढ़ेंगे बीकानेर का सबसे पहला राठौड़ शासक था राव बीका, जिसने बीकानेर बसाया था। 1465 से लेकर 1504 तक इन्होंने शासन किया। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का ही क्या था भाई, पुत्र था। राव बीका राव जोधा का ही क्या था, पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग किए जाने पर 1465 में वह जांगल प्रदेश आ गया। जांगल प्रदेश बीकानेर का प्राचीन नाम था। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उन्हें नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था।
इसलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा था, है ना। एक दूसरी मान्यता थी कि भाई बीकानेर का नाम बीकानेर कैसे पड़ा, तो ये जांगल प्रदेश को, इस प्रदेश को जहाँ पे आज बीकानेर है, उस प्रदेश को राव बीकानेर और एक झार सरदार था नरा, उन्होंने मिलकर जीता, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बीकानेर। बाठी, चौहान, खींची, कामिया खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से उन्होंने विवाह किया। पुंगल में एक राव शेखा था, उसकी पुत्री से विवाह करके उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना की। आप ध्यान में रखें भाई, 1488 में बीकानेर की स्थापना होती है और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र इन्होंने बनाया था। पहला तो मंडोर था जोधपुर, दूसरा केंद्र आपका बीकानेर हो जाएगा। इसने देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि दो देशनोक बीकानेर में करणी माता चूहे वाली देवी, उनका जो मूल मंदिर पहले बनवाया था, हालांकि उसका जीर्णोद्वार बाद में कई राजाओं ने करवाया, लेकिन जो मूल मंदिर बनवाया था वो राव बीका ने ही बनवाया था। राव बीका के बाद में आते हैं राव लूणकरण, ठीक है। 1505 से लेकर 1526 तक इनका शासन रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो, राव लूणकरण राव बीका के शासक छोटा पुत्र था बीका का, है ना, और इसने नागौर का एक शासक था मोहम्मद खां, उसको भी हराया था। यह 1526 में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अमी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, 1526 में किसका युद्ध होता है, डोसी का युद्ध, और उसमें नारनौल का एक नवाब था अभी मीरा, उससे लड़ता हुआ ये मारा गया था राव लूणकरण। बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ में राव जैत सिरो छंद में इसे कलयुग का करण कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि बिट्टू सूजा एक विद्वान हुए हैं। तो बिट्टू सूजा ने एक अपना ग्रंथ लिखा था राव जैत सिरो छंद, उसमें राव लूणकरण को कलयुग का करण बताया था, आपको ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ पर आगे एक ग्रंथ और दिया हुआ है, करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है, क्योंकि ये बहुत दानवीर थे। लूणकरण सर का झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राव जैत सिंह, तो राव जैत सिंह 1526 से 1541 के बीच में शासन करते हैं, राव लूणकरण के जस्ट बाद में। तो जैत सिंह ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान, जो कि हुमायूं का भाई था कामरान, उसको पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैत सिरो छंद में किया था। तो राव जैत सिरो छंद ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन है भाई, तो काबुल के मुगल शासक कामरान को पराजित किया था, इसमें या इसका वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पहले ही 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध, पाहेबा साहेबा जोधपुर में है, पाहेबा साहेबा का युद्ध में राव जैत सिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था, ठीक है। राव जैत सिंह मालदेव के साथ में युद्ध लड़ रहे थे और उसी टाइम में 1541 में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पाहेबा साहिबा का युद्ध 1541 में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपके यहाँ पर राव जैत सिंह के बाद में राव कल्याणमल, ठीक है। तो राव कल्याणमल 1541 से 1574 के बीच में शासन करते हैं। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में, जब 1527 को खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 के अंदर जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था इन्होंने। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था ना फ्रेंड्स 1544 में, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है 1544 में, उसके अंदर किसने भाग लिया था, राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की तरफ से लड़े थे। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया और 1570 ईस्वी में जो अपने यहाँ पर नागौर दरबार आयोजित होता है अकबर ने करवाया था, उपस्थित होकर मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये राव कल्याणमल ही था। राठौड़ शासकों की बात आए तो, ठीक है ना। बाकी वैसे अगर राजपूतों की ऑल ओवर बात आई तो बहरमल आपका कछवा शासक हो जाएगा, उसने सबसे पहले अधीनता स्वीकार करी थी। कल्याणमल के दो पुत्र थे, कल्याणमल के राय सिंह था एक तो, और एक पृथ्वीराज था,
दोनों ही कवि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि बन गया था, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, जिसको डिंगल का हेरोस कहा जाता है, जिसने वेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ लिखा था। और वेली किशन रुक्मणीरी जो ग्रंथ था उसको 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राव राय सिंह। राय सिंह बीकानेर का शासक हुआ, 1574 से 1612 तक रहे थे ये। और यह 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 में इसे जोधपुर का प्रशासक बनाया। तो आपको ध्यान रखना है, राव राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया गया था। 1574 में राय सिंह को महाराज की उपाधि भी के साथ बीकानेर का शासक बनाया था। तो राय सिंह ने बीकानेर के, तो आपको ध्यान रखना है भाई कि राय सिंह को महाराज की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो अकबर ने। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल भी पड़ा था, जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था, बहुत सारा धन इन्होंने खर्च किया था। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का करण कहा था, ठीक है। कलयुग का करण राव लूणकरण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। कलयुग का करण तो किसे कहते हैं, राव लूणकरण को, जबकि राजपूताने का करण किसे कहते हैं, राय सिंह को कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था इनको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो राव लूणकरण था, है ना, राव लूणकरण को यहाँ पर बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ में राव जैत शिरो छंद में कलयुग का करण कहा था। यह दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट राय सिंह के बाद में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स करण सिंह। राव करण सिंह 1631 से 1668 के बीच में शासन किया। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव की सीमा विवाद को लेकर भी इसका नागौर के शासक अमर सिंह, उस टाइम में नागौर का शासक कौन था, अमर सिंह। और यहाँ पर आपका बीकानेर का शासक कौन था भाई, करण सिंह, है ना। अमर सिंह और करण सिंह दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको इतिहास में मतिरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। और ये कौन से गांव में हुआ था, ये जाखड़िया गांव के अंदर, जाखड़िया गांव। तो 1642 से 1644 के बीच में ये मतिरे की राड़ नाम का एक युद्ध होता है जिसमें अमर सिंह और करण सिंह के ये आपका क्या है, ये देखो दोबारा से देखते हैं इसको। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में भूमिका, जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह के से युद्ध हुआ था। हाँ सही है, इस करण सिंह का और अमर सिंह दोनों के बीच में एक युद्ध होता है मतिरे की राड़। मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब ने शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट का एक ग्रंथ है सुख सप्तति में करण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि राव करण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि किसने दी और किस में दी, तो चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ में सुख सप्तति में करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम, इन्होंने एक रचना भी की थी भाई, ध्यान में रखना, कल्पद्रुम की रचना की थी। करण सिंह ने साहित्य लिखा था एक कल्पद्रुम। और उसके दरबारी विद्वान था गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की थी और उसका दरबारी विद्वान था गंगानंद मैथिल। उन्होंने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक 2 ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने बीकानेर के और जोधपुर के, यानी कि बात करें तो मारवाड़ बोल सकते हैं, मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि बीकानेर में कौन कौन से शासक हुए प्रतापी, और अपने जोधपुर में के कौन कौन से शासक प्रतापी हुए। दोनों ही राठौड़, दोनों ही जगहों पे राठौड़ों का अधिकार था उस टाइम में। तो हमने राठौड़ वंश की जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो के अंदर हम शाकंभरी के चौहान वंश पढ़ेंगे, शाकंभरी के चौहान वंश। चौहान वंश
और छोटे मोटे वंश और रह गए, चौहान वंश क्योंकि बहुत बड़ा वंश था अपने आप में। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के चौहान वंश और शाकंभरी बोल दो या राजस्थान के बोल दो, चौहान वंशों के बाद में, है ना, चौहान वंशों के बाद में यहाँ पर जालोर का चौहान वंश पढ़ेंगे और आमेर का कछुआ वंश। ठीक है, चूँकि आमेर के कछुआ वंश के बाद में जैसलमेर का बाठी राजवंश और भरतपुर का जाट राजवंश। ठीक है, और करौली के यादव वंश बहुत छोटे छोटे हैं ये, परमार वंश, यादव वंश, है ना। बस फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका मराठों का राजस्थान में प्रवेश। ठीक है, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसके आपके 2 वीडियो और बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, पहला चैप्टर। ठीक है, 2 वीडियो और देंगे हम आपको इसके आधे घंटे के, तब ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। बस यही एक चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है इस बुक में, बाकी चैप्टर बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और सपोर्ट ज़रूर करना आप, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।